हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। मसल्स का ही सेशन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 8th वीडियो है आज अपना मसल्स के ऊपर। ठीक है, देखो हम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं पहले 7 वीडियोज़ में। तो काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स के बेस पे हम लोग फिर अब आगे के फर्दर वीडियोस बना रहे हैं ना। तो आप जब भी कोई सीरीज़ देखें ना तो आप स्टार्टिंग से देखा करो, है ना, ताकि क्या चीज़ें और इजीली आपको समझ में आए। आज इस 8th सेशन में हम लोग डिसाइड करेंगे अबाउट रेड एंड वाइट मसल्स। अब देखो रेड एंड वाइट मसल्स क्या है, उनमें फ़र्क क्या है, बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनकी फंक्शनिंग, उनमें डिफरेंसेस, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं जो हमें काम आएंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मायोग्लोबिन की। अब पहले इस टर्म पे जाता हूँ। मायो वर्ड कहाँ से लिया हमने? मसल्स से लिया है। और ग्लोबिन वर्ड हीमोग्लोबिन से लिया हमने, ना। देखो बेसिकली क्या है कि आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है हीम और एक कंपोनेंट होता है ग्लोबिन। तो ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको इस मायोग्लोबिन में भी देखने को मिलेगा। अब बेसिकली मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जैसा काम करने वाला और हीमोग्लोबिन जैसा दिखने वाला, है ना। इसके स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ है हीमोग्लोबिन के साथ में। स्ट्रक्चरल भी थोड़ा बहुत मिलता है और फंक्शंस भी वही है जो हीमोग्लोबिन के हैं, इसलिए हमने इसका भी नाम क्या रख दिया? मायोग्लोबिन। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि ये एक मसल का पिगमेंट है जो ऑक्सीजन का स्टोरेज भी करेगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन में आपने पढ़ा कि एक हीम होता है और हीम के साथ में प्रेजेंट होता है ग्लोबिन, है ना। तो अब आप देखो हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन वाला पार्ट है उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है? 4। लेकिन मायोग्लोबिन में केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये देखो आप यहाँ पर केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। हीमोग्लोबिन का बताता हूँ मैं आपको, एक बार देखो यहाँ पे आपको 4 चेन्स दिख रही होगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। और इन चारों चेन्स के साथ में आपको एक येलो कलर की ये डिस्क दिख रही होगी, ये है हीम पार्ट। ये है हीम पार्ट, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक एक हीम मॉलिक्यूल, यानी 4 भी क्या हो गए? हीम मॉलिक्यूल हो गए। इसमें एक हीम मॉलिक्यूल किसका बनता है? एक हीम मॉलिक्यूल में होता है एक तो पोरफायरिन रिंग जैसी यहाँ शो कर रखी है और उसके बीच में प्रेजेंट होता है एक फेरस आयन। तो आप यहाँ पिक्चर देखोगे अगर, तो ये देखो आप यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और 4 हीम मॉलिक्यूल्स, और हीम मॉलिक्यूल्स में एक पोरफायरिन रिंग और पोरफायरिन रिंग के सेंटर में प्रेजेंट है एक आयरन। सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन में भी है, बस फ़र्क ये है कि मायोग्लोबिन में केवल एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जैसी आपको यहाँ दिख रही है, और उस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एसोसिएटेड होगा एक हीम मॉलिक्यूल, और उस हीम मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? एक पोरफायरिन रिंग और एक फेरस आयन। तो ये स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है हीमोग्लोबिन में और इसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। सिमिलरली एक हीम मॉलिक्यूल जिसमें एक पोरफायरिन रिंग और एक आयरन प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन। काम क्या है इसका? इसका काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को स्टोर करना। अब अगर कंपैरिजन करें अगर हम लोग हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन की एफिनिटी के साथ में, ऑक्सीजन की एफिनिटी के साथ में, यानी कौन ज़्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, अगर इसका आप कंपैरिजन करोगे तो मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी रहता है ना ऑक्सीजन के लिए वो मायोग्लोबिन से कम है, मायोग्लोबिन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है। अब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? देखो इसको याद करने के लिए आप इसको याद करो, आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनता है? तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिमिलरली जब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ बनेगा ऑक्सी मायोग्लोबिन, है ना। कोई डिफरेंस नहीं है, आसानी से आप याद कर सकते हो। वहाँ क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ क्या बनेगा? ऑक्सी मायोग्लोबिन। क्लियर? अब ये जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का कलर कैसा रहता है? रेड। और जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो ये और भी ज़्यादा जो है रेडिश दिखाई देगा, यानी कि ब्राइट रेड कलर हो जाता है इसका जब ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। तो कलर कौन सा याद करना है आपको? मायोग्लोबिन का ये ब्राइट रेड कलर का हो जाएगा जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, क्योंकि इसी कलर के बेस पे हमने रेड और वाइट फाइबर्स का फॉर्मेशन किया है।
तो एक तो मुझे आपको पहले मायोग्लोबिन का कंसेप्ट सिखाना था, जो मैंने आपको सिखा दिया। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट और सीखेंगे जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट शॉर्ट और समरी में बता रहा हूँ कि जब भी मसल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जब भी मसल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से CO2 प्लस वाटर बनते हैं और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी। अगर यही मसल्स में अगर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होगी, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी रहेगी तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो हमने डिस्कस किया है कि वहाँ पर फटीग प्रोड्यूस होगा, यानी मसल्स बहुत जल्दी थक जाएगी। यानी अगर मसल को लंबा काम करवाना है यानी थकने से रोकना है तो आपको उसे फुल अमाउंट में देना पड़ेगा ऑक्सीजन। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे उसको बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता रहे, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ना हो। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो मसल इतना जल्दी थकेगी नहीं। तो हमने अभी ये जो कंसेप्ट देखे ना मायोग्लोबिन का और लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन का, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड और वाइट मसल में डिफरेंस क्या होता है। देखो पहले मैं बात करता हूँ रेड मसल की। रेड क्यों है? क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा है। मायोग्लोबिन कंटेंट अगर ज़्यादा है, ब्लड सप्लाई इसकी ज़्यादा है। एक तो मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा है इसका और एक ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। हमने क्या कहा, मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो एक ब्राइट रेड कलर देता है, इसलिए ये रेडिश दिखाई देती है। जबकि दूसरी तरफ ये वाली जो मसल है इसमें मायोग्लोबिन कंटेंट कम रहता है, प्लस ब्लड सप्लाई भी इसकी कम रहती है। तो जब मायोग्लोबिन कंटेंट कम है इसलिए ये वाइटिश दिखाई देती है। मायोग्लोबिन रेड कलर का होता है ना, तो इसका कंटेंट कम है तो हल्की सी वाइटिश या पेल दिखाई देती है, इसलिए हम इसको कहते हैं वाइट मसल या पेल मसल। इसके अलावा इनके दूसरे नाम भी है कि इनको एनारोबिक, वाइट मसल को ही एनारोबिक मसल और फास्ट मसल कहते हैं, जबकि रेड मसल को ही एरोबिक मसल और स्लो मसल कहते हैं। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है इनको फास्ट बोलने का, स्लो बोलने का, वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये इनका नाम जस्टिफाई करके बताऊंगा कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। चलो पहले मैं बात करता हूँ रेड मसल्स की। समझना अच्छे से, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनमें डिफरेंसेस बहुत आसानी से याद हो जाते हैं आपको, तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद कैसे करना है मैं समझाता हूँ आपको, इसको समझो आप। रेड मसल, अब रेड क्यों है? तो आप कहोगे कि सर इसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है। चलो बहुत अच्छी बात है, मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है यानी ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन का स्टोरेज होगा। अब ज़्यादा अगर ऑक्सीजन का स्टोरेज है, ज़्यादा अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसमें हमेशा किस तरह का रेस्पिरेशन होता होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा है। तो मायोग्लोबिन अगर कंटेंट ज़्यादा है इसके पास में, यानी इसके पास में ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी खासी रहेगी, यानी इसमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, एक तो मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है सर, मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होने से ऑक्सीजन तो चलो मैंने माना ज़्यादा हो गया, लेकिन ग्लूकोज का क्या भाई? ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी तभी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ना। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए रेड मसल्स का जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा है, एक रिचर ब्लड सप्लाई रहती है इसके पास, अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन रहता है इसके पास। तो जब इसके पास ब्लड सप्लाई ज़्यादा आएगी इसका मतलब इसमें ग्लूकोज भी ज़्यादा आएगा। ज़्यादा ग्लूकोज ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी हमेशा क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा सर, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कि हमेशा क्रेब्स साइकिल होती रहेगी। बिल्कुल होती रहेगी। इसका मतलब सर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है। देखो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे याद करना है, आपको कैसे याद करना है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है। अब इसी पॉइंट को मैं वापस आपको समझाता हूँ। देखो आप समझो इस बात को। देखो सबसे पहले तो मायोग्लोबिन ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है सर, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल, मायोग्लोबिन ज़्यादा होने के साथ साथ में इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ब्लड आ रहा है मतलब हमेशा ग्लूकोज की सप्लाई भी बनी रहेगी। बिल्कुल, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन यूज़ करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए मुझे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। क्रेब्स साइकिल करवाना है ना, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है, यानी ग्लूकोज ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा। इसका मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस
होती है। यही रीज़न है कि रेड मसल का दूसरा नाम क्या है, एरोबिक मसल्स। देखो पहला नाम हमने जस्टिफाई कर दिया, रेड मसल का दूसरा नाम क्या है, एरोबिक मसल्स। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एरोबिक मसल्स ही चलता है। अब अगर आपने इसने को मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इसको ऑक्सीजन ज़्यादा दिया है, ग्लूकोज ज़्यादा दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, यानी कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें लैक्टिक एसिड बहुत कम बनता होगा। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें लैक्टिक एसिड बहुत कम बनता है। तो अगर लैक्टिक एसिड कम बनता है यानी इसमें फटीग कम होगा। इसमें फटीग कैसा होगा, कम होगा। यानी कि ये वो मसल्स, एरोबिक मसल्स, जिनमें कम फटीग प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड कम बनता है। लैक्टिक एसिड कम बनता है क्यों? क्योंकि इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम एरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको याद कैसे करना है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइट मसल्स के पास चलते हैं। देखो वाइट मसल्स वाइट कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसका मायोग्लोबिन कंटेंट कम है। मायोग्लोबिन कंटेंट कम है यानी इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रेड से कैसी है, कम। ठीक है। दूसरी तरफ इसके पास जो ब्लड पहुंचता है वो भी क्या है, कम, यानी कि ये इतना वेस्कुलर नहीं है जितना कि एरोबिक मसल है। उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, कम। अब जब इनके पास ये तीनों ही चीज़ें कम है, इसका मतलब ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रेस्पिरेशन रहता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन रहेगा इसमें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा। अब अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा यानी इसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, और अगर लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा इसका मतलब इसमें फटीग बहुत जल्दी आएगा। इसमें फटीग बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी थक जाती है वाइट मसल्स, जबकि रेड मसल्स इतना जल्दी नहीं थकती। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया आपको? चलिए बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, देखो समझना है, चीज़ें जितनी आसानी से समझोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। हमने कहा कि एरोबिक मसल्स में ज़्यादा एनर्जी बनती है। हमने कहा कि एरोबिक मसल्स में ज़्यादा एनर्जी बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से इसमें ज़्यादा एनर्जी बनेगी, यानी इसमें ज़्यादा एनर्जी बनने की वजह से इस तरह की जो मसल्स होती है, यानी जो रेड मसल्स है, इनमें प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यानी ऐसी मसल्स लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकती है। ऐसी मसल्स सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। सस्टेन्ड मतलब जो लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रहे। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चाहिए सब इसके पास ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। इसमें फटीग कम होता है, इतना जल्दी ये मसल्स नहीं थकती। जबकि वाइट मसल्स में इसका ऑपोजिट होगा। क्यों ऑपोजिट होगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी थोड़ी कम बनती है, यानी एनर्जी अगर थोड़ी कम बनती है यानी ये इतने लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करती और ये बहुत जल्दी रिलैक्स होना चाहती है। ये मसल्स बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है, ये इतना सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करती, और प्लस ये थक भी जल्दी जाएगी। इनमें फटीग जल्दी प्रोड्यूस होता है। यानी ज़्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन करना प्लस फटीग कम होना, ये एक फीचर किसका है, एरोबिक मसल का। दूसरी तरफ वाइट मसल्स जो रहती है ये लंबे टाइम कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं कर सकती, फटाफट ये रिलैक्स हो जाती हैं और इनमें फटीग भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो पहला मैकेनिज्म जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है इन दोनों में वो हमने यहाँ पर स्टडी किया। और आगे चलते हैं हम लोग, समझना अच्छे से। और आगे जब हम चले तो पहले मैं बात करता हूँ अगेन रेड मसल की। तो रेड मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क है वो थोड़ा अच्छा डेवलप्ड नहीं है। किसका नेटवर्क? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप याद करो मसल कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आता है ना। कैल्शियम बाहर आएगा तो मसल का होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब रेड मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क इतना डेवलप्ड नहीं होता। इसका मतलब कि जब इसमें इतना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप नहीं हो रखा है, इसका मतलब ये मसल्स का जो रिस्पॉन्स रहता है वो थोड़ा धीमा रहता है। इनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? धीमा रिस्पॉन्स रखती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम नहीं है इनके साइटोप्लाज्म में इतना ज़्यादा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड नहीं है। तो जब इनको स्टिमुलेशन मिलता है कॉन्ट्रैक्शन का, तो बिकॉज इसके पास इतना कैल्शियम नहीं है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये स्लोली रिस्पॉन्ड करती है। अब बिकॉज ये स्लोली रिस्पॉन्स कर रही है इसका मतलब इसका लेटेंट पीरियड क्या है? ज़्यादा।
अब आप सोच रहे होंगे लेटेंट पीरियड क्या है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेटेंट पीरियड मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी मसल को स्टिमुलेशन देते हैं तो स्टिमुलेशन देने वाले टाइम से, समझो मैंने T1 टाइम पे इसको स्टिमुलेशन दिया, तो जब मैं इसको स्टिमुलेशन दूंगा तो उसके कुछ टाइम बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी। समझो T2 टाइम, T1 पे मैंने स्टिमुलेट किया और T2 टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो T1 और T2 के बीच का जो टाइम है उसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। अब रेड मसल्स का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, स्लो रिस्पॉन्स रहता है। जब आप इसको स्टिमुलेट करोगे तो उसके कुछ टाइम बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, यानी इसका लेटेंट पीरियड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जबकि आप बात करें अगर वाइट मसल्स की, तो वाइट मसल्स का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड है, यानी जैसे इसको स्टिमुलस मिलेगा ये कैल्शियम रिलीज करेगा फटाफट, यानी ये फास्ट रिस्पॉन्स देता है। वाइट मसल कैसा रिस्पॉन्स देता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता है। अब बिकॉज ये फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है यानी इसका लेटेंट पीरियड क्या होगा, कम होगा। इसका लेटेंट पीरियड रेड वाले से कम होगा क्योंकि रिस्पॉन्स फटाफट देता है। समझ में आया? इन शॉर्ट दो चीज़ें आप अच्छे से वापस देखो। पहली चीज़ रिस्पॉन्स टाइम। तो आप कहोगे कि सर रेड मसल स्लो मसल है। रेड मसल कैसा है, स्लो मसल है, टाइम लेता है कॉन्ट्रैक्शन में, जबकि वाइट मसल क्विक मसल है, फटाफट ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर देता है क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी अच्छा खासा सप्लाई है कैल्शियम +2 का, जबकि इसके पास इतना अच्छा सप्लाई नहीं है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन में लगता है टाइम। दूसरा, बिकॉज ये एरोबिक मसल्स है, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसका मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकती है। और वाइट मसल्स कैसी हो जाएगी, वाइट मसल्स रिस्पॉन्स तो फटाफट करती है लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में नहीं रहती, ये फटाफट क्या है, रिलैक्स हो जाएगी। समझ में आया? इसमें इतना जल्दी फटीग नहीं होता और जबकि इसमें फटीग बहुत जल्दी आ जाता है। आई होप आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गए होंगे ना कि क्यों ये फटाफट रिस्पॉन्ड करता है, क्यों ये फटाफट रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्यों रेड मसल ज़्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, क्यों वाइट मसल से जल्दी रिलैक्स हो जाती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप रेड और वाइट मसल को अगर और अच्छे से समझना चाहो तो आप इसको समझो इस कहानी से जो हमने बचपन में पढ़ी थी, खरगोश और कछुए की कहानी। तो जो रेड मसल है ना आपकी, ये रेड मसल कछुए की तरह यानी टॉर्टोइस की तरह है। कछुए ने क्या किया था रेस में, कछुआ रेस में धीमे था, कछुआ रेस में कैसा था, धीमे था, है ना। रेस शुरू हुई, वो धीमे धीमे भाग रहा था लेकिन वो लगातार भागा, वो थका नहीं। तो रेड मसल कैसी है, रेड मसल है टॉर्टोइस यानी कछुए जैसी। और वाइट मसल कैसी है, वाइट मसल बिल्कुल रैबिट के जैसी है, खरगोश के जैसी है, फटाफट भागा, है ना। शुरुआत बहुत तेज की, बहुत फटाफट भागा तो थक गया तो सो गया और रिलैक्स हो गया। तो याद कैसे करोगे रेड एंड वाइट मसल्स को, वाइट मसल खरगोश की तरह है और रेड मसल कछुए की तरह है। और भी नहीं याद हो आपको तो आप कलर देख लेना, खरगोश आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट कलर का ही दिखता है ना, रैबिट इज वाइट कलर्ड, ठीक है। तो वाइट मसल वाइट रैबिट, है ना। तो कछुए से याद कर लेना आप, कछुआ तेज था, कछुआ जल्दी थक गया और कछुए ने फिर रिलैक्स किया, ये वाइट मसल। और कछुआ कैसा था, धीमे था लेकिन सस्टेन्ड था, लंबे टाइम तक टिका रहा, इसलिए उसमें थकान कम रही। तो ये हो गया याद करने का तरीका और हर एक कंसेप्ट के पीछे का रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि वाई सस्टेन्ड, वाई स्लो, वाई नॉट फटीग, वैसा। फिर चलते हैं, हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम्पल्स भी रटने की ज़रूरत नहीं है, रेड मसल के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो आपके बॉडी के बैक मसल्स और आपकी बॉडी के काफ मसल्स। काफ किसको कहते हैं हम, काफ मतलब होता है नी से लेकर एंकल के बीच का एरिया, इसको आप क्या कहते हो, काफ। तो इस काफ में एक मसल होती है जिसका नाम है गैस्ट्रोक्नीमियस। क्या नाम है, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। अब आप समझो मेरी बात को, इसको याद कैसे करना है। आप लंबे टाइम तक खड़े रह सकते हो ना आराम से, है ना। हम लोग लेक्चर लेते हैं क्लास में तो हम 1.5 घंटे 2 घंटे खड़े रह लेते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि खड़े रहने के लिए मेरे बैक मसल्स और मेरी काफ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है मुझे। तुम 1.5-2 घंटे तक आराम से खड़े रह लेते हैं, यानी रेड मसल्स फटीग कम होता है,
है ना। हम लोग खड़े रहते हैं लंबे टाइम, ऐसा तो होता नहीं कि हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, खड़े रह लेते हैं हम लंबे लंबे टाइम, फटीग कम में, है ना, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है, लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। जबकि वाइट मसल बहुत जल्दी थक जाएगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं हो पाती। जैसे आप बात करो अपने हैंड मसल्स की और बात करो मसल्स ऑफ दी आई बॉल, आप आई बॉल की मसल्स का काम क्या होता है, आई बॉल का मूवमेंट, जो आप ऐसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, आप फटाफट आई बॉल्स का मूवमेंट कराओ, देखो कुछ टाइम में आपकी आई बॉल थक जाएगी, मसल्स थक जाएगी। हैंड मसल्स की बात करो, आप तो एक काम करो, अपने हाथ को सीधा खड़े रख के खड़े हो जाओ थोड़ी देर में ही आपका हाथ दुखने लग जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के खड़े हो जाओ आप थोड़ी देर, कुछ टाइम में वो आपका हाथ पेन करने लगेगा, दुखने लगेगा, क्योंकि वो वाइट मसल है। जबकि आपकी बैक और काफ मसल कैसी है, रेड मसल है। तो आई होप बहुत आसानी से आप एग्जांपल याद कर सकते हो ना। अगर आप रेड मसल्स लंबे टाइम खड़े रह लेते हो तो बैक मसल्स लंबे टाइम आप बैठ भी लेते हो। देखो आप जब स्ट्रेट बैठे हो, है ना, क्लास में आप बैठते हो 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस में बैठते हो आप, है ना, तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक जब बैठे रहते हो, है ना, तो आपका पोस्चर तो सीधा है, तो बैक मसल्स लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और लंबे टाइम खड़े भी रह लेते हो तो काफ मसल्स भी लंबे टाइम तक खड़ी हो गई। अब आप देखो कि चाहे आप बैठे हो या खड़े हो, आपकी बैक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रहता है सस्टेंड। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स इनके याद कर सकते हो। बाकी बचे आई बॉल और हैंड, तो वो वाइट मसल के एग्जाम्पल है। तो याद कैसे करना है, वापस बता रहा हूँ। वाइट कलर का कौन होता है, रैबिट, तो ये रैबिट वाले फीचर हैं। और रेड कलर का कौन होता है, टॉर्टोइज। हालांकि टॉर्टोइज रेड नहीं होता, याद करने का तरीका समझ लो आप। तो वो टॉर्टोइज की तरह काम करता है। तो एक बार इनके जो हमने दूसरे नाम रखे, वो दूसरे नाम भी हम देख लेते हैं, उनको जस्टिफाई कर लेते हैं। देखो वाइट मसल, मायोग्लोबिन कम है इसलिए वाइट। पेल, मायोग्लोबिन कम है इसलिए पेल। एनेरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम है और माइटोकॉन्ड्रिया इतने नहीं है, ब्लड सप्लाई भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है, इसलिए एनारोबिक मसल्स। और फास्ट मसल्स, क्योंकि एक रैबिट की तरफ एक्शन फटाफट प्रोड्यूस करेगी, इसका रेस्पॉन्स फटाफट आएगा, कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होगा, इसलिए फास्ट मसल। जबकि रेड मसल, क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा है। एरोबिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है, एरोबिक मसल। और स्लो मसल, क्योंकि कछुए की तरह धीमे है ये, है ना, इसका रिस्पॉन्स धीमे है लेकिन रिस्पॉन्स सस्टेन्ड है, इसलिए इनका ऐसा नाम रखा गया। अब डिफरेंसेस की अगर हम बात करें वो देख लेते हैं। रेड मसल को आपने क्या कहा, स्लो मसल, और पेल मसल को आपने, पेल या वाइट को क्या कहा आपने, फास्ट मसल। देखते हैं, शुरू करते हैं। रेड मसल, मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा है इसलिए ये रेड है, सही बात है। मायोग्लोबिन कंटेंट लेस है इसलिए ये पेल है, सही बात है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड में लेस एक्सटेंसिव है, बिल्कुल, तभी तो ये कम इसमें कैल्शियम अवेलेबिलिटी रहती है, इसलिए ये धीमे रिस्पॉन्ड करती है। जबकि इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छा खासा एक्सटेंसिव है, तो ना सब अच्छा कैल्शियम सप्लाई है इसके पास में, तो फटाफट कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। ब्लड वेसल्स ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, इसमें ब्लड वेसल्स कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, तो इस वजह से ये सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगी, क्योंकि इसको लगातार ब्लड और ग्लूकोज की सप्लाई मिल रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है तो लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकता है ये। जबकि इसमें ये ज़्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होती और ये बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है। रेस्पॉन्स धीमा है इसका, और लेटेंट पीरियड ज़्यादा है। रेस्पॉन्स धीमे होने का कारण क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका रिस्पॉन्स फटाफट है और लेटेंट पीरियड शॉर्ट है। इसका कॉन्ट्रैक्शन लेस पावरफुल है, इसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो फास्ट मसल्स एक तो कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी करती है और कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा पावरफुल है इसका, क्योंकि इसके पास अच्छी खासी कैल्शियम की सप्लाई है, तो फटाफट रिस्पॉन्ड करती है, फटाफट कॉन्ट्रैक्ट होती है और ज़्यादा पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होती है। रेड मसल इज इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड एंड कंटिन्यूड एक्टिविटी एज इट अंडरगोज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। जबकि फास्ट मसल प्रोलॉन्ग्ड और कंटिन्यूड एक्टिविटी शो नहीं करती, तो ये इमीडिएटली रिलैक्स हो जाती है। फटीग धीमे होता है रेड मसल में, इसमें फटीग फटाफट होता है, और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन पे। जबकि फास्ट मसल या पेल मसल एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ क्रेब साइकिल भी होता है। तो पेल मसल्स ग्लाइकोलाइसिस पे डिपेंड करता है फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंसेप्ट्स भी आपने अच्छे से सीखे होंगे, और इसको याद करने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा कि किस तरह से हम उसको एक बचपन की कहानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे आराम से इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही आप मेरा चैनल ज्वाइन करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें अपना नाम, नंबर
कौन सी सिटी में रहते हैं आप, और आप कौन से कोर्स की स्टडी कर रहे हो, ताकि मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर सकूँ। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।